चलिए स्टार्ट हुआ है ना रिकॉर्डिंग? जस्ट एक बार कंफर्म है। ओके ओके ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। अच्छा देखिए, टेक्निकल एनालिसिस फ्राइडे है आज, तो टेक्निकल होगा। तो टेक्निकल पे हम लोग अभी बेसिकली लास्ट वीक नहीं, मैं बार बार वीक वर्ड बता देता हूँ। लास्ट डे हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में बात किया था। सपोर्ट रेजिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो हम लोगों ने देखा ही था, पर उसके साथ साथ हम लोगों ने एक चेकलिस्ट पॉइंट स्टार्ट हुआ था कि ट्रेडिंग करने के लिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो जाते हो, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर, फ्यूचर ट्रेडर, जो भी ट्रेडिंग आप करते हो, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर एक अच्छा ट्रेडर होने के लिए आपको कुछ सॉलिड आपके पास पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोग एक चीज़ बोले थे, आई होप याद होगा, कि क्वांटिटी से अच्छा है क्वालिटी। मतलब आप कितना बार ट्रेड लिए, या फिर तो हाउ मेनी टाइम्स यू ट्रेड, इससे भी इम्पोर्टेंट ये होता है कि हाउ मच क्वालिटी यू हैव। ठीक है, कितना क्वालिटी वाला ट्रेड आप ले रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप दिन में एक ही ट्रेड लेते हो, से फॉर एग्जांपल, या फिर अगर आप एक हफ्ता में 2 ट्रेड लेते हो, लेकिन जो भी ट्रेड लेते हो आप सॉलिड लेते हो और विथ कॉन्फिडेंस लेते हो। मतलब अब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा? ये कॉन्फिडेंस हमें चेक लिस्ट करके मिलेगा। अब ये चेक लिस्ट क्या है? चेकलिस्ट से फॉर एग्जांपल, अगर आपका कैंडल स्टिक्स सही तरह से बैठता है, कैंडल स्टिक्स का जो 16-17 कैंडल स्टिक्स मेनली हम लोगों ने देखा, मेनली ठीक है, मेन 16-17 ही है, बाकी इधर उधर करके उसी कैंडल्स का कुछ इधर उधर है, कुछ एक्स्ट्रा कैंडल्स अगर होगा तो मैं नेक्स्ट बताऊंगा बाद में। बट पॉइंट इज सिंपल कि जो 16-17 कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स को अगर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो, इसके कैरेक्टर को समझ लेते हो, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया क्या हुआ? आइडेंटिफाई द कैंडल स्टिक्स। सेकेंड थिंग क्या था? हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या था कि कैंडल स्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें कुछ बाकी जो चीजें हैं, जैसे बाकी चीज में क्या रहा, जैसे सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ये एक पॉइंट था। हाँ, याद है ना सब आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा याद तो आना ही चाहिए। थोड़ा क्यों, अच्छे से आना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोगों ने लास्ट में 4 ऑप्टिमाइजेशन एंड चेकलिस्ट के बारे में समरी किया था। स्टॉक शुड फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। स्क्रीन शेयर है ना? सेकेंड थिंग था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल शुड कंफर्म टू द ट्रेड। मतलब सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको ट्रेड के लिए कंफर्म करे, ये इंपॉर्टेंट है। एंड स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी अराउंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि अगर आप कोई कैंडल स्टिक्स ले रहे हो और उस कैंडल स्टिक्स का जो लोअर है, और लोअर या हायर, कैंडल का जो लोअर या हायर है, वो अगर सपोर्ट के साथ, रेजिस्टेंस के साथ कोइंसाइड करता है, ठीक है, जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, एक मारुबुजो कैंडल था, और मारुबुजो कैंडल का जो लोअर पॉइंट है वो सपोर्ट लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा था। तो अगर मारुबुजो कैंडल का लोअर साइड सपोर्ट के साथ कोइंसाइड करता है, इसका मतलब यही है कि सपोर्ट अब भी आपको यही बताता है कि मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा, और रेजिस्टेंस और मारुबुजू का लोअर भी आपको वही बताते हैं कि ये काफी, मतलब बेयरिश मारुबुजू बन चुका है और मार्केट अभी काफी दिन से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, या फिर मार्केट अभी सपोर्ट के आसपास में है, तो मार्केट अप होगा। तो मारुबुजू ऐसे ही पैटर्न चेंज करता है, सर्टेन पैटर्न को चेंज करता है। ये हम लोगों ने लास्ट दिन एक कंक्लूजन लिया था। बट व्हाट अबाउट टुडेज क्लास, आज क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने 2 ही चेकलिस्ट देखा था। एक था रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। पहला बात था कि रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, अगर आप, यहाँ पर बहुत सारा कैंडल्स है, बट कैंडल्स के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कैंडल तो है ठीक है, बट क्या कैंडल रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना है? ये एक बहुत वाइटल मतलब मैटर है। अगर कैंडल रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाता है जिसको आप पहचान पा रहे हो, जैसे ये जो बहुत लंबा लंबा कैंडल देख रहे हो, ठीक है, बहुत लंबा कैंडल ऐसे ही थोड़ा सा इग्नोर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर ये कैंडल स्टिक्स कोई रिकॉग्नाइजेबल कैंडल स्टिक्स फॉर्म करता है, तो आप इसको लेके कुछ सोच सकते हो कि हाँ अभी कुछ होने वाला है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो मूवमेंट यहाँ पर दिया है, एक सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने फिर से ला रहा हूँ।
ये किसका चार्ट है? ओ अच्छा, यस बैंक ओपन, ठीक है। चार्ट पैटर्न में कंपनी रेगुलर एनालिसिस करने से भी आपको ना कंपनी के बारे में और उसका ट्रेंड पैटर्न के बारे में भी ना आइडिया बनता रहता है सर, ठीक है। जैसे ये डे चार्ट है, ठीक है। अगर मैं डे चार्ट में ही देखूं, यस बैंक लास्ट कुछ दिनों से, अगर आप जुलाई में ही आप देखें, जस्ट लुक एट द जुलाई, ठीक है। सिर्फ जुलाई मंथ में ये लाइन जो है ये मूविंग एवरेज लाइन है, ये मैं अब बाद में समझाता हूँ आपको। बट एक सिंगल बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कैंडल का नॉलेज हो जाता है तो कैंडल से आप क्या क्या अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर, अब ये वाला कैंडल देखिए, यहाँ पर एक दोजी फॉर्म हुआ है ना। अब ये दोजी बेसिकली मार्केट में इंडिसीजन बताता है, और मार्केट इंडिसीजन है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अभी मार्केट में कुछ होने वाला है। अब ये लंबा लंबा कैंडल लास्ट 3-4 दिन से क्यों हुआ है, आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है। सर एक्चुअली यस बैंक में जो क्वार्टर रिजल्ट्स आया है उसमें थोड़ा सा जंप हुआ है, या फिर उसके बारे में क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाला है ना, उसके बारे में मार्केट के अंदर ना थोड़ा सा हलचल मचा हुआ था, और फिर यस बैंक में ऐसा जंप चालू हुआ। ये लास्ट फ्यू डेज में हुआ है, 13 रुपीज समथिंग चल रहा था और 14 रुपीज के आसपास में जंप किया। नाउ 13 का शेयर 14 में जंप होता है, मतलब बहुत बड़ा बात है, ठीक है। मतलब इतना कम दाम का शेयर में 1 टका 1.5 टका 2 टका का डिफरेंस, तो ह्यूज मैटर। तो पॉइंट इज दैट कि ये दोजी, ये स्पिनिंग टॉप, ठीक है, इंगल्फिंग, ठीक है, ये जो भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो इस तरह का जो भी पैटर्न में मैं फिर से बात नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि पैटर्न के ऊपर मैंने बहुत सारा क्लास किया। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, कि कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि फर्स्ट यू शुड recognize candlesticks pattern, this is your first criteria, and second thing आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो हम लोग लास्ट क्लास में काफी डिटेल्स में बातचीत किए हैं कि सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करो और उसके बेसिस में आप ट्रेड सेटअप करो। क्वालिटी इज ऑलवेज गिवन इंपॉर्टेंट कंपेयर टू क्वांटिटी, ठीक है, ये एक हमेशा याद रखिएगा। नाउ आज डिस्कस करने हैं सर वॉल्यूम के बारे में। ऐसे मैंने वॉल्यूम के बारे में रिसेंटली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी बात की, याद है ना आप लोगों को। रिसेंटली मैंने फ्यूचर में भी वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया, सुमित जी को याद होगा, सुमित जी, ज्योति। हाँ सर। हाँ फ्यूचर हम लोग उसमें 2 कॉन्सेप्ट था सर, एक आपका था वॉल्यूम और दूसरा था ओपन इंटरेस्ट, याद है ना। हाँ हाँ सर, ओपन इंटरेस्ट से मुझे पूछना है कि ओपन इंटरेस्ट को देख करके एनालिस्ट करके वो ट्रेड कैसे लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ओपन इंटरेस्ट को देख कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर। वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है जो कि सेटल होना है। सर अगर तो अगर अगर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इसका मतलब क्या है, जितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग रहता है इसका मतलब उसका आगे जाके कुछ ना कुछ होने वाला है ना, स्क्वायर नहीं ऑफ नहीं, तो होगा मार्केट। वो नहीं पूछ रहे सर। जैसे कि ओपन इंटरेस्ट देख करके कोई पर्टिकुलर रेंज में ओपन इंटरेस्ट चल रहा है कितना भी हो, और उसका एक वॉल्यूम है, तो उसका दोनों का मतलब ट्रेड कैसे लेते हैं ओपन इंटरेस्ट देख करके। आज चलिए, ऑप्शन आज मैं आपको वॉल्यूम बताता हूँ, ठीक है। अगर वॉल्यूम को देख लीजिए, फिर से मैं ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम को फिर से कनेक्ट कर दूंगा फ्यूचर मतलब मतलब ऑप्शंस ट्रेड के कैसे क्लास में। लेना है, मतलब प्रैक्टिकली ट्रेड कैसे लेना है देख करके ओपन इंटरेस्ट मतलब हाँ वही सपोज तो मैं आई में प्रैक्टिकली, 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है और सेल ऑर्डर में मान लीजिए 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट, तो अच्छा मतलब ठीक है। कैसे हम लोग रेशियो वगैरह निकाल करके एक पर्टिकुलर रेंज का हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ आज निफ्टी या बैंक निफ्टी इतना तक ही मूव करेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में इसका कुछ जी फर्क जी जी, मैं है, तो समझ वो गया नहीं आपका, पता मेरे। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, ठीक है। मैं और एक दिन क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जैसे आज मैं थोड़ा वॉल्यूम में डिटेल्स में बात करूंगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रेडेड वॉल्यूम, ये आपका ऑप्शन या फ्यूचर मार्केट में भी आप देखते हो, और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी देखते हो। मजा का बात यह है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट में बिल्डअप होता है, बट दोनों का डिफरेंसेस है, ठीक है। ओपन मतलब इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों में डिफरेंसेस है, ये चीज़ है। तो आज मैं बेसिकली आपके साथ वॉल्यूम पे डिस्कस करूंगा। आप पहले थोड़ा वॉल्यूम को अच्छे से जान लीजिए, फिर मैं ओपन इंटरेस्ट को फ्यूचर के मतलब ऑप्शंस के क्लास में बात करूंगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है मैं उसको लूंगा सर, ठीक है, जो सुमित जी मेरे को बता रहे हैं। मैं ऐसे तो मैं ओपन इंटरेस्ट बताया था, लेकिन अभी सुमित जी का क्वेश्चन है कि सर इसके बेसिस में ट्रेड सेटअप कैसे होना चाहिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी।
आज थोड़ा सा वॉल्यूम के बेसिस में समझ लेते हैं कि ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट में हम लोग वॉल्यूम तो देखते रहते हैं सर, है ना, तो अब वॉल्यूम कहाँ देख पाते हैं? चलिए मैं आपको पहले वॉल्यूम कहाँ देख पाते हैं उसको बताते हैं। जैसे अगर आप किसी भी स्टॉक को मार्केट में ओपन करते हैं जिसका ट्रेड चल रहा है, और अगर आप उसको ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने के टाइम पे आप एक चीज देखेंगे कि इसमें यहाँ पर इसका एवरेज ट्रेड प्राइस एंड इसका टोटल बाई क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी, बट लुक एट दिस वॉल्यूम। ये अभी करेंटली मार्केट में यस बैंक का वॉल्यूम चल रहा है। देवजीत बाबू देखते पाচ্ছেন तो? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি ওটা। नाउ वॉल्यूम इज कितना है वॉल्यूम इसका? 44,91,308। अब ये वॉल्यूम है क्या, और इस वॉल्यूम से चार्ट पैटर्न पे या ट्रेड सेटअप में क्या चेंजेस आता है, और एज ए ट्रेडर आप इस वॉल्यूम को ट्रेड के लिए कैसे यूज करोगे, मतलब आपका परसेप्शन क्या बनेगा, दैट इज द पॉइंट। वॉल्यूम एक ट्रेडर का क्या परसेप्शन बनाता है इन प्रैक्टिकल वे, यही मेन पॉइंट है। हाँ बोलो सर, बोलो। 4 crores में 4 crores 42 lakhs 52,000 4 करोड़ 42 लाख, सॉरी, हाँ 4 करोड़ 42 लाख 70,525, मतलब काफी ज्यादा वॉल्यूम है इसका, ठीक है। बाई और सेल दोनों मिला के एक्चुअली वॉल्यूम होता है, ठीक है। बाई सेल का मतलब यहाँ पर टोटल बाई दिखा रहा है, टोटल सेल दिखा रहा है, बट ये एक एवरेज है, और ये एवरेज वॉल्यूम को ही लिया जाता है ओवरऑल कॉन्सेप्ट के लिए। ना ये वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है और वॉल्यूम के पीछे का कहानी क्या है, दैट इज द ट्रिक्स, ठीक है। अब ये ट्रिक्स बेसिकली सीखना है। नॉर्मल सोच लोगों को होता है कि 100 बाई 100 सेल इक्वल्स टू 200 वॉल्यूम, बट नहीं, एक्चुअल में 100 बाई 100 सेल इक्वल्स टू 100 वॉल्यूम, दैट इज द कॉन्सेप्ट। नाउ वॉल्यूम प्लेज अ वेरी वेरी इंटीग्रल रोल इन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम एक बहुत बड़ा पार्ट लेता है, एंड वो आपको कंफर्म करता है ट्रेंड्स एंड पैटर्न को। ये हमें ट्रेंड एंड पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। पूरा क्लास को समझिएगा, फिर देखिएगा। अगर क्लास को अच्छे से सुनते हैं, लास्ट तक सुनते हैं और समझते हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस भी मैं लेता रहता हूँ, बट अगर आप अच्छे से पूरा का पूरा सुनते हो ना, आपका देखिएगा कि जो भी मन में डाउट है वो डाउट क्लियर होगा, जरूर होगा। क्वेश्चन इज दैट कि कंसिडर वॉल्यूम एज मीन्स टू गेन इनसाइट्स इनटू हाउ अदर पार्टिसिपेंट्स परसीव द मार्केट। अब आपके मन में चल रहा है बाकी लोग मार्केट के बारे में क्या सोच रहा है, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना। आप ट्रेडर हो, तो आप अगर ट्रेडर हो तो मार्केट में जो बाकी और ट्रेडर्स है उनका क्या सोच विचार चल रहा है मन में, वो भी इंपॉर्टेंट है। और वो कहाँ पता चलता है आपको? तो ऐसे नहीं पता चलेगा बाय नेम कि भाई मुझे नहीं पता चलेगा कि सुमित जी कितना ट्रेड कर रहा है, देवजीत बाबू कितना ट्रेड कर रहा है, ज्योति कितना ट्रेड कर रहा है, ईशा कितना ट्रेड कर रहा है, ठीक है, रोशनी कितना ट्रेड कर रहा है, सुमित कितना ट्रेड कर रहा है, मुझे तो पता नहीं चलेगा, है ना। प्रिया कितना ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए कुछ नाम लिया। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इतना सारा लोग जो मार्केट में ट्रेड लेता है, मैं बाय नेम भी नहीं जानता किसी को, आप भी नहीं जानोगे, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई कौन कितना ट्रेड लिया और किसका क्या है। लेकिन इसका जो मैथमेटिकल जो स्टैटिस्टिक्स जो है, ये डेटा हमारे सामने अवेलेबल होता है कि इतना लोग बाई कर रहा है, इतना लोग सेल कर रहा है। तो इस वॉल्यूम से आप अपना परसेप्शन को क्या बनाओगे, तो जिसके ऊपर बेस करके आप अपना ट्रेड सेटअप बनाओगे, ठीक है। कि वॉल्यूम आपको हेल्प करता है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको हेल्प किया था, कैंडल स्टिक्स तो आपको हेल्प करता ही करता है, कैंडल स्टिक्स तो आपको हेल्प जरूर करेगा, बट वॉल्यूम भी आपको बहुत जोर का हेल्प करेगा। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि वॉल्यूम इंडिकेट हाउ मेनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कितना सारा शेयर बाई हुआ है और कितना सारा शेयर सेल हुआ। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? सर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सर जितना ज्यादा बाई सेल होगा और जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा, शेयर उतना अट्रैक्टिव होता है। मतलब जिस शेयर में ट्रेड ज्यादा होता है वो शेयर ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। द मोर एक्टिव द शेयर हायर वुड बी इट्स वॉल्यूम। जो शेयर ज्यादा एक्टिव होता है
एक्टिव मतलब जिसमें बाई सेल ज्यादा होता है, जिस पर्टिकुलर शेयर में लिक्विडिटी ज्यादा है, बाई सेल ज्यादा है, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू डिसाइड टू बाई 100 शेयर्स ऑफ एमरन बैटरी, अमर राजा बैटरी। ये कंपनी है सर, एक्साइड का ही एक कॉम्पिटिटर, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अमर राजा दिया गया है। तो अमर राजा या अमरन बैटरी 485 का शेयर है, and I decide to sell 100 shares of Amara Raja battery at 485. Look at sir, 100 shares of Amara Raja battery you decide to buy. आपको अगर 100 शेयर चाहिए 485 करके, तो कोई तो होगा जो आपको सेल करेगा, तो कोई है मार्केट में जो आपको 100 शेयर अमरा राजा का सेल कर रहा है। सो देयर इज अ प्राइस एंड क्वांटिटी मैच, प्राइस एंड क्वांटिटी मैच कर रहा है, एंड विच रिजल्ट्स इन अ ट्रेड, और इसके कारण मार्केट में ट्रेड सेटअप भी बनता है। यू एंड आई टुगेदर हैव क्रिएटेड ए वॉल्यूम ऑफ 100 शेयर। अब यहाँ पर आप अगर मेरे से 100 शेयर बाई किया और मैं अगर आपको 100 शेयर सेल किया, तो ये टुगेदर मिलके 100 शेयर बनाता है। तो इसमें क्या कितना वॉल्यूम हुआ, 100 शेयर। मेनी पीपल टेंड टू एज्यूम वॉल्यूम काउंट 200, 100 बाई 100 सेल तो 200, बट नहीं, नॉट द राइट वे टू लुक द वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर आपको प्रॉपर वे में देखना है तो बाई और सेल को ही देखना है। ठीक जैसे दुकान में कोई सामान सेल करता है, तो कोई कोई माने दुकानदार, दुकान में कोई खरीदने आया है, वो बोला कि मेरे को 10 पैकेट दीजिए, दुकानदार ने उसको 10 पैकेट दिया, कि 10 पैकेट बाई और 10 पैकेट सेल क्या अलग हो गया क्या? 10 पैकेट कोई बाई करने आया है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, 10 पैकेट से फॉर एग्जांपल 10 पैकेट ऑयल, ठीक है, अब ऑयल का 10 पैकेट कोई बाई कर रहा है, तो कोई 10 पैकेट सेल भी कर रहा है। तो इन जनरल एक कॉमन सेंस क्या बताता है, इसमें वॉल्यूम कितना का हुआ, कितना वॉल्यूम का सेल जनरेट कर पाया बिजनेस ने? नो डाउट 10 पैकेट का वॉल्यूम जनरेट, नो डाउट। सो अगेन व्हाट इज द पॉइंट कि 100 बाई 100 सेल पे वॉल्यूम जो क्रिएट होता है वो बेसिकली 100 का होता है, ना कि 200 का होता है। बट मार्केट में एक मिसकंसेप्शन है, ज्यादातर लोग सोच लेते हैं कि 100 बाई है 100 सेल है तो फिर मार्केट में 200 सेल हुआ है, मतलब 200 वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम। नाउ एक एग्जांपल यूज करते हैं आपको, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये जो भी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना मार्केट में, ये देखिए चेंज हो रहा है, देखिए अरे बाप रे बाप, आज तो मार्केट एकदम सुपर डुपर जा रहा है, और वॉल्यूम भी देखिए आप, अभी 4 करोड़ चल रहा था ना, 7 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। और उसका उसका इफेक्ट भी आप देख सकते हैं, देखिए इसका इफेक्ट भी आप यस बैंक में देख सकते हैं। अभी ये बन रहा था, जैसे वॉल्यूम बढ़ा ट्रेड में, तो देखिए शेयर का ग्रोथ देखिए 15% हो गया, अभी 14% समथिंग चल रहा था। सो दिस इज हाउ वॉल्यूम हेल्प यू। अब ये और भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, ये आपको और धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरह से वॉल्यूम मार्केट को अप एंड डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, वॉल्यूम अप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है, जैसे जितना ऊंचाई में लेके जा रहा है इसका मतलब थोड़ा बाई ज्यादा हुआ होगा, ठीक है, कंपेयर टू सेल। बट ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो मार्केट को जैसे ग्रीन जोन में भी डालता है, वैसा बेरिश जोन में भी डाल सकता है। बट वट एवर विद द सिचुएशंस, वॉल्यूम ऑलवेज एक एक्टिव ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब मार्केट कितना एक्टिव है उसको समझने के लिए वॉल्यूम अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नाउ लुक एट दिस, 9:30 बजे आपने कोई पर्टिकुलर शेयर लेने का लिए सोचा 400 क्वांटिटी, तो अगर आप 400 क्वांटिटी बाई करना चाहते हो तो डोंट यू थिंक कि आपको अपोजिट में 400 सेल करने वाला भी चाहिए, है ना? आप बाई करने के लिए रेडी तभी ना होंगे जब अपोजिट साइड में सेलर भी होंगे, नहीं तो आपका बाई एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये मार्केट का कॉमन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मार्केट में ऑर्डर होता रहता है, और ये ऑर्डर के बेसिस में ऑटोमेटिक मैचअप जब तक नहीं होता तब तक वो सेल नहीं होगा। कभी कभी देखिएगा कुछ शेयर फ्लैट है, फ्लैट चल रहा है, फ्लैट क्यों चल रहा है? उसको या तो बायर को सेलर नहीं मिल रहा है या सेलर को बायर नहीं मिल रहा है, मतलब वो ट्रांजैक्शन प्रॉपरली जनरेट नहीं कर पाता या वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाता। लेकिन जो शेयर्स पॉपुलर होते हैं ना, वो शेयर्स में बाइंग क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी आपको हमेशा नजर आएगा। सो दैट विल क्रिएट, बायर सेलर मिला के वॉल्यूम क्रिएट करता है। नाउ लुक एट सर, बाई क्वांटिटी 400 है, सेल क्वांटिटी भी 400 है, प्राइस कितना है 62.20, वॉल्यूम कितना मानेंगे बायर और सेलर का मिला के 400। अब इसमें क्यूमुलेटिव कितना है, क्यूमुलेटिव मतलब 9:30 बजे आपका कितना वॉल्यूम हुआ है 400। अब ये क्यूमुलेटिव चेंज होता है, क्यूमुलेटिव चेंज होता है। 10:30 बजे देखिए, 10:30 बजे आपका बाई क्वांटिटी 500 है, सेल भी 500 है, स्टॉक प्राइस 62.75 हुआ है।
यहाँ पर भी आपका वॉल्यूम है 500, लेकिन आपका क्यूमुलेटिव 400 प्लस 500, मतलब ये 400 पहले था, इस 400 के साथ ये 500 का वॉल्यूम ऐड हो गया तो ये 900 हो गया। अगेन दिस 900 के साथ ये 350, मतलब 11:30 बजे 350 शेयर बाई था, 350 शेयर सेल हो गया बाय था बोल के, और प्राइस तब बढ़ गया थोड़ा 63.10 पे। अब 900 का ये 350 बाई बनाया, वॉल्यूम बना यहाँ पर, तो 900 प्लस 350 हो गया 1250, 1250। अब नाउ सेम फैशन में, इसी सेम फैशन में जैसे जैसे मतलब बाइंग सेलिंग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है और क्यूमुलेटिव वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहा है। तो सुबह 9:30 से लेके 3:30 बजे तक अगर पूरा मार्केट का एक जर्नी देखा जाए, तो जो स्टॉक का वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम 400 से स्टार्ट हुआ था, वो वॉल्यूम आके खत्म होता है 3,300 में, 3,300 में। तो नॉर्मली हम लोग जो वॉल्यूम यहाँ पर देखते हैं, ये बेसिकली क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है, जो स्टार्टिंग से शुरू हुआ है, मार्केट के स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब 9:30 से स्टार्ट हुआ है कि कितना वॉल्यूम का ट्रेड क्यूमुलेटिव वे में होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव वॉल्यूम आपको क्या बताता है? ये क्यूमुलेटिव वॉल्यूम आपको क्या बताता है? एज ए ट्रेडर आप इस क्यूमुलेटिव वॉल्यूम से क्या डिसीजन ले सकते हो, मैं आपको सब बताता हूँ। देखो, अब यहाँ थोड़ा सा आप नजर दीजिए। 9:30 बजे 400 शेयर एक्सचेंज हुआ था, जब मार्केट में प्राइस चल रहा था 62.20। एक घंटा बाद 500 शेयर ट्रेड हुआ 62.75। So 10:30 a.m. if we were to check the total volume for the day, that is 400 plus 500, तो 900 हम लोगों ने देखा। सिमिलरली 350 शेयर्स 63.10 में ट्रेड हुआ 11:30 बजे, and up to 11:30 a.m. 11:30 तक the volume was 1250, that is 400 plus 500 plus 350 and so and so forth. Hence इसके एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं आपको मैं वॉल्यूम का। ठीक है, तो वॉल्यूम का एक स्क्रीनशॉट दिखाने से आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि ये जैसे मैं आपको ऑलरेडी दिखाया, फिर भी यहाँ पर है जो वो भी दिखा रहा हूँ। देयर इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द मार्केट हाईलाइटिंग वॉल्यूम फॉर द सेम शेयर। द स्क्रीनशॉट वाज 2:55 PM का, 2:55 में ये शेयर का यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है। यहाँ पर आपको 4-5 कंपनी नजर आया होगा, जस्ट देखिए यहाँ पर, बड़ा नहीं होगा, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक कंपनी है, उसका नाम है नौकरी। नौकरी मतलब बेसिकली इन्फो एज है। ठीक है, ये भी बहुत फेमस कंपनी है, स्टॉक में इसका बहुत मूवमेंट रहा है। ये है आपका ह्यूमन इंडिया बोल के, कमिंस इंडिया बोल के। सर ये विवेक बजाज का मालिक है ना? हाँ, तो कौन कौन बोला आपने मालिक? विवेक बजाज। ये इसका बोल रहे हैं ना, इन्फो इन्फो। एज का। हाँ। मालिक का नाम तो मैं भूल गया। इन्फो एज का संजीव विकचंदानी सर, संजीव विकचंदानी, ये इसका मालिक है। ये तो बट इन्फो एज। हाँ विवेक बोलो। बजाज का भी सर इसका कुछ शेयर होल्डिंग है सर। विवेक बजाज भी है इसका कुछ। इन्फोज बोल के एक ऐप भी है विवेक बजाज का भी है। उनको लगा इन्फो एज उसका। इसका इसका मेन जो कंपनीज है ना इन्फो एज का, जिसके लिए मैंने naukri.com इसका है, जीवन साथी.com, 99 एकड़ जो रियल एस्टेट ब्रोकिंग एक ऐप है, शिक्षा.com, फिर आपका एम्बिशन बॉक्स बोल के एक है। ठीक है, बट मेन पॉपुलर है नौकरी, जीवन साथी, 99, शिक्षा, ये वैसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और ये आपका बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन, रियल एस्टेट एंड मैट्रिमोनियल सर्विस में मेनली काम करता है। जोमेटो में भी इसका इन्वेस्टमेंट था। जोमेटो जब लिस्टेड हुआ था तब इन्फो एज का बहुत बड़ा अमाउंट था, तो जोमेटो को छोड़ के वो आ गया। जोमेटो में इसका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था। ये देखो, अभी जोमेटो का हालत थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। एज ऑफ September 2020 it also holds minority stakes 23 ऑनलाइन कंपनीज इंक्लूडिंग 2 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स मतलब जिसको किसी पर्टिकुलर ईयर में बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो जोमेटो में 15% स्टेक था, और बाद में अच्छा पॉलिसी बाजार में भी इनका 13.3% के आसपास का इन्वेस्टमेंट था। तो इन्फो एज बेसिकली आज के डेट में ना एक क्या बोले सर उसको, वेंचर कंपनी की तरह काम करता है।
ठीक है, वेंचर कैपिटल कंपनी की तरह, मतलब जो न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उसके बिजनेस के ग्रोथ बिजनेस के साथ वो बढ़ता है, न्यू एज बिजनेस जो है, इसीलिए नाम भी दिया है इन्फो एज, इंफॉर्मेशन का एज है, तो उसी कॉन्सेप्ट में बना है। तो जो भी हो ठीक है, अभी कंपनी एनालिसिस नहीं है, बात समझिए। इन्फो एज का शेयर देखिए, यहाँ पर इसका वॉल्यूम देख सकते हैं आप, 85,427, ठीक है। ये कितने बजे हैं, ये आपका टाइमिंग यहाँ पर दे रहा है क्या, टाइमिंग नहीं, टाइमिंग अभी मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला है सर 1,27,000 समथिंग, 12,72,000, सॉरी 12 लाख समथिंग चल रहा है, 12,72,737, ये आपका कमिंस का है, ठीक है। सो बेसिकली आप मैटर को समझिए, जो आप यहाँ से अगर लाइव मार्केट से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से येस बैंक को भी उठा लीजिए, जैसे इसका अभी 9 करोड़ समथिंग चल रहा है, ठीक है। सो ये वॉल्यूम से आप क्या डिसीजन लेते हो, दैट इज द पॉइंट सर, ठीक है। ये यहाँ से आप क्या डिसीजन लेते हो, इफ यू नोटिस द वॉल्यूम ऑफ कमिंस इंडिया लिमिटेड इज 12,72,737 शेयर्स, लाइकवाइज नौकरी या इन्फोएज इंडिया का शेयर था 85,427 शेयर्स का। नाउ द वॉल्यूम इंफॉर्मेशन दैट यू सी हियर इज द क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम हम नजर आते हैं ना सर हमें मार्केट में, वो एक क्यूमुलेटिव वॉल्यूम होता है, मीनिंग at 2:55 p.m. a total of 12,72,737 shares of Cummins were traded at various price points, जिसका रेंज, जो शेयर का रेंज, प्राइस रेंज है 634 से लेके 689 तक, ठीक है। ये डेटा हमें इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट से मिला है, ठीक है। मतलब 636 से लेके 639 तक कमिंस इंडिया या नौकरी मार्केट में बिजनेस किया है, ठीक है। इस रेंज में इसका ट्रेड हुआ है। सिमिलरली अगर आप येस बैंक में भी देखोगे, जो अभी मैंने ओपन करके रखा, अगर आप येस बैंक में भी देखोगे तो इसका भी आपको नजर आएगा कि इसका इतना वॉल्यूम है, ओपन हुआ था 14.70 में, तो 14.7 से लेके 15.30 के रेंज में ये सारा दिन में ट्रेड हुआ है अभी तक, ठीक है, आज का। नाउ पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट कि ये जो हाई एंड लो, ठीक है, हाई सॉरी ओपन नहीं लेना चाहिए, हाई एंड लो लेना चाहिए, मतलब जिस रेंज से लेके जिस रेंज के अंदर इसका ट्रेड हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कमिंस का, जो बेसिकली क्यूमिंस का 634 से लेके 689 के रेंज पे इसका ट्रेड हुआ है। टोटल कितना शेयर का हुआ है, 12,72,737 का। नाउ पॉइंट इज दैट यहाँ पर ना 35 मिनट्स का गैप लेके गया, ठीक है। ये जो टाइमिंग है ये बेसिकली 35 मिनट का है। विथ 35 मिनट्स लेफ्ट फॉर द मार्केट टू क्लोज, मतलब 2:55 में हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट क्लोज होने में और 35 मिनट का टाइम है। ध्यान से बात को समझिए, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगा, तो विथ 35 मिनट्स लेफ्ट फॉर मार्केट टू क्लोज इट इज ओनली लॉजिकल टू एक्सपेक्ट द वॉल्यूम टू इंक्रीज। अब यहाँ पर लॉजिक क्यों है, assuming traders continue to trade the stock for the rest of the day, मतलब बाकी दिन में भी वो ट्रेड करेगा। एंड in fact here is another screenshot, 3:30 में देखिए कमिंस का वॉल्यूम बढ़ के 13,49,000 हो गया। जैसे हम लोग अभी येस बैंक में भी देखा, हम लोगों ने जब 10-15 मिनट में क्लास स्टार्ट किए थे पहले 9:45 में, तब उसका वॉल्यूम देख रहा था 4 लाख का, ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा कि इसका वॉल्यूम हो गया सर, सॉरी 4 करोड़ का, अभी हो गया 9 करोड़ का। और उसका असर हम लोग देखिए सर कैंडल में कैसे नजर आ रहा है, एकदम वही चीज देख रहे हैं जो हमें देखना चाहिए, वही देख रहे हैं सर। अब नाउ पॉइंट इज दैट, अब इससे क्या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है, आपको मैं अलग अलग फैक्ट्स इसलिए चेक करा रहा हूँ ताकि आप फैक्ट्स के साथ साथ अपने माइंड सेटअप को बना पाओ। सो देखिए आप, जैसे क्यूमेंस में आपने देखा, सिमिलरली आप नौकरी में भी देखो, नौकरी 2:55 पे 85,000 का वॉल्यूम लेके था, अभी देखिए 86,000 का है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट सर, ये जो वॉल्यूम में चेंजेस नजर आ रहा है, ये वॉल्यूम का चेंजेस के साथ साथ आपका ट्रेड सेटअप का क्या होगा, यही आपके मन में चल रहा है। एज यू कैन सी, वॉल्यूम फॉर कमिंस इंडिया लिमिटेड 12,72,000 से 13,49,000 हो गया, एंड कमिंस इंडिया वॉल्यूम फॉर द डे हो गया लास्ट में 3:30 बजे 13,49,736। नौकरी 85,427 से 86,712, 86,712 shares as the volume for the day, मतलब ये क्यूमुलेटिव हो गया। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट दैट द वॉल्यूम शोन्स हियर आर क्यूमुलेटिव, जो भी वॉल्यूम हम देखते हैं वो क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ जोड़ के बनता है सर, मार्केट ओपन से लेके क्लोज तक, 9:30 से लेके 3:30 तक, जब जब जितना वॉल्यूम होता है वो जोड़ जोड़ के, कितना बाय कितना सेल, कितना बाय कितना सेल, कितना बाय कितना सेल, लास्ट में जाके वो क्वांटिटी ऐड होके आपको फाइनल वैल्यू पता चलता है।
तो जैसे यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल पे 3,300 का वॉल्यूम हम लोगों ने क्यूमुलेटिव देखा। नाउ ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इससे हमारा ट्रेड कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? नाउ इसके लिए आपको वॉल्यूम ट्रेंड टेबल देखना होगा। अब वॉल्यूम ट्रेंड टेबल देखने से आपको क्लैरिटी आएगा कि सर इसमें मार्केट में क्या ट्रेंड आप समझ सकते हो। तो वॉल्यूम इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन इट्स क्वाइट यूजलेस। अगर सिंपल देखो तो वॉल्यूम का ऐसा कोई यूज नहीं है, खुद से देखो तो यूजलेस है। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट द वॉल्यूम ऑन क्यूमिंस इंडिया 13,49,736 शेयर्स का वॉल्यूम अभी देखा हम लोगों ने। So how useful this information when read is in isolation? अगर आपको सिर्फ यस बैंक का वॉल्यूम इतना दिखाई दे रहा है, सिर्फ देखिए आप ओनली यस बैंक, अरे बाप रे देखो अभी 9 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 10 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है, 9 करोड़ 91 लाख की तरफ चला गया। ना पॉइंट इज दैट अगर आपको सिर्फ ये वॉल्यूम नजर आ रहा है, इससे आप क्या नजर मतलब क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो? आइसोलेशन में सोचो, कुछ नहीं, बस आपको ये समझ आ रहा है कि अच्छा वॉल्यूम हुआ है 9 करोड़ 91 लाख का। लेकिन इसको फिर किसके साथ कंपेयर करना चाहिए, इसे किसके साथ कंपेयर करना चाहिए? तो ये डेटा से इंफॉर्मेशंस बनेगा कैसे? इफ यू थिंक अबाउट इट, इट हैज नो मेरिट एंड हेंस वुड एक्चुअली मीन नथिंग। However, when you associate today's volume information with preceding price and volume trend, then volume information becomes lot more meaningful. Point to be noted, sir. अगर आप जो वॉल्यूम अभी देख रहे हो उसके साथ आप प्रीवियस वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो जाके ये एक ट्रेंड इंफॉर्मेशन बन सकता है। से फॉर एग्जांपल मतलब ओनली वॉल्यूम देखोगे तो एक यूजलेस इंफॉर्मेशन है, बट वॉल्यूम को अगर आप प्रीवियस डे के साथ प्रीवियस सेशन के साथ कंपेयर करोगे तो वो एक ट्रेंड वाला या एक ट्रेडिंग पर्पस वाला इंफॉर्मेशन बन जाता है। अब ये कैसे होगा? अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ये एक कॉमन परसेप्शन है, एक्सपेक्टेशंस हमेशा ऐसा ही रहता है। एक्सपेक्टेशंस सर हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, बट ज्यादातर केस में ही होता है। वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, तो मार्केट बुलिश, जैसे आज का मार्केट, इवन आप अगर निफ्टी को भी देखोगे आई थिंक वही नजर आएगा, अगर आप यस बैंक को देखोगे वही नजर आ रहा है, वही नजर आ रहा है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीजेस है तो प्राइस भी इंक्रीजेस है। देखिए वॉल्यूम बढ़ा है आज, इसीलिए देखिए आज वॉल्यूम बढ़ा है, और वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ आपको यहाँ पर वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन मैंने अभी दिखाया, ये वाला वॉल्यूम है, देखो सर हो गया ना 9 करोड़ 91 लाख से, देखिए कितना फास्ट ये एक 10 करोड़ की तरफ चला गया, और जितना फास्ट जा रहा है उतना ज्यादा ये ग्रीन जोन फॉर्म करके रखा है। अगर मैं इसका है मिनट का या 10 मिनट का भी कैंडल देखूं, जस्ट लुक एट सा, मतलब आज तो वॉल्यूम कमाल कर रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? मतलब सिर्फ मैं यहाँ पर कैंडल को भी नहीं समझा, मैं यहाँ पर कैंडल के बारे में कुछ बोला ही नहीं, मैं तो जो भी बोल रहा हूँ जस्ट आपको वॉल्यूम के बेसिस में बता रहा हूँ। जस्ट आप वॉल्यूम देखिए। हेलो सुमित जी, देवजीत बाबू बोलिए, ज्योति समझ में आ रहा है आप लोगों को वॉल्यूम किस तरफ जा रहा है? ठीक है দেবজিৎ বাবু বোঝা যাচ্ছে? স্যার বলছি যে ভলিউম বাড়ছে, যেমন শেয়ারের প্রাইসও বাড়ছে, কিন্তু ভলিউমের সাথে সাথে তো শেয়ারের প্রাইসও কমতে পারে, যখন কমতে হয়তো পারে। ইয়েস ইয়েস কমতেও পারে। কমতে পারে, ইয়েস এক্স্যাক্টলি ওটাই বলছি। आगे देखिए आगे देखिए, हाँ बोलिए, कुछ क्वेश्चन आ रहा था, बोलिए। ओके ठीक, देखिए वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, एक्सपेक्टेशन बुलिश है जैसे कि करंट सिचुएशन है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और प्राइस इंक्रीज करेगा। अगर ऐसा होता है सावधान हो जाइए। मतलब समझ रहे हैं? अगर कभी ऐसा होता है कि वॉल्यूम डिक्रीजेस है और फिर भी प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ वीक हैंड्स बाइंग चल रहा है। वीक हैंड्स बाइंग मतलब, वीक हैंड्स बाइंग मतलब जो प्रॉपर मतलब उतना नॉलेजेबल लोगों के थ्रू से नहीं हो रहा है काम, मतलब मैक्सिमम लोग अभी बाद में निकल जाएगा और ये प्राइस ज्यादा देर तक टिके नहीं रहेगा सर।
क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीजेस है, मतलब एक्टिविटी कम हो रहा है स्टॉक में, फिर भी प्राइस जो बढ़ा हुआ है ये कुछ प्रॉपर लॉजिक के साथ नहीं बढ़ रहा है, तो ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है। तो अगर कभी ऐसे देखे कि वॉल्यूम डिक्रीजेस है और प्राइस इंक्रीजेस है, तो बी कॉशियस, बी कॉशियस। नेक्स्ट इज, अगर कभी ऐसा हुआ, अगर कभी ऐसा हुआ कि वॉल्यूम इंक्रीजेस है बट प्राइस डिक्रीजेस है, वॉल्यूम इंक्रीजेस बट प्राइस डिक्रीजेस, ऐसा भी होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीजेस बट प्राइस डिक्रीजेस, ये बेयरिश मूवमेंट को बताता है, ये बेयरिश मूवमेंट को बताता है, मतलब मार्केट में ट्रेड एक्टिविटी है, मार्केट में ट्रेड एक्टिविटी है, बट ये मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो ऐसा होता है क्या, उसमें आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता है बट आपका शेयर का प्राइस कम होता है। जैसे आज, मतलब आज जो चल रहा है अभी, उसका जस्ट ऑपोजिट दिखता है। दैट इज ऑल्सो मार्केट। मार्केट में रेड कैंडल भी फॉर्म हो सकता है, ब्लू कैंडल भी फॉर्म हो सकता है। इट्स लाइक जब मार्केट में आपको वॉल्यूम कम नजर आता होगा जिस पॉइंट में, या फिर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लेवल में रह गया हो, तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लगातार बुलिशनेस फॉर्म किया है मार्केट ने, बट क्या मार्केट डाउन होगा? सर मुझे लगता है कुछ देर बाद आपको रेड कैंडल दिखना चालू हो जाएगा। ये मैंने 10 मिनट्स का कैंडल ऑन करके रखा है, बट देखते हैं सर अगला 10 मिनट में क्या होता है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा मार्केट करेक्शन करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं पढ़ाते पढ़ाते क्या कहाँ जाता है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन करेगा या फिर थोड़ा इंडिसीजन मोड में आएगा, और इंडिसीजन मोड में आने के बाद हो सकता है कि वो फिर से रिवर्स में नीचे की तरफ आगे आ जाए। ठीक है, मतलब ये ऑलमोस्ट 15 टका 15 पैसा तक ये अभी चला गया सर। स्टार्ट हुआ था मोस्ट प्रोबेबली 14 रुपीज में, इसका जो ओपन था 14.7 में। ठीक है, और हाईएस्ट भी काफी ज्यादा चला गया है। तो अभी तक का जो हिसाब, एवरेज ट्रेड प्राइस 15 है, और ये अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी इसका इंक्रीजिंग पॉइंट दिख रहा है, मतलब वॉल्यूम अभी भी ग्रोथ की तरफ ही लेके जा रहा है। लेकिन पॉइंट इज दैट, अगर कभी ऐसा होता है, अगर कभी ऐसा होता है कि आपका वॉल्यूम इंक्रीजेस है बट प्राइस डिक्रीजेस, ऐसा भी आप देख पाओगे। जब ऐसा देखोगे इसका मतलब मार्केट बेयरिश मोड पे है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। और अगर कभी आप ऐसा देखते हो कि वॉल्यूम भी डिक्रीजेस, प्राइस इज ऑल्सो डिक्रीजेस, यहाँ पर भी थोड़ा सा सावधान हो जाइए। वॉल्यूम भी कम हो रहा है, प्राइस भी कम हो रहा है, इसका मतलब वीक हैंड सेलिंग चल रहा है, मतलब प्रॉपर लॉजिक नहीं है, यहाँ पर वीक हैंड सेलिंग चल रहा है। আচ্ছা স্যার, স্যার একটা কথা বলছি, बोलो। যে ভলিউম কম মানে কত কত হলে কম বলবো, কত হলে বেশি বলবো, এটা বুঝবো কি করে? এটা বুঝতে হবে লাস্ট দিনের ভলিউমের উপর বেসিসে। ও আচ্ছা, প্রিভিয়াস ডের সাথে এটা কম্পেয়ার করে বুঝবো। यस, यस, प्रीवियस डे या प्रीवियस सेशन। जैसे नॉर्मल सेंस में अगर देखा जाए कि जैसे मानिएगा अभी यस बैंक को हम लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं आज, है ना। जब स्टार्ट किया था 4 करोड़ था, 20-25 मिनट भी नहीं हुआ, आधा घंटा हुआ हार्डली, 6 करोड़ एक्स्ट्रा हुआ वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑब्वियसली। तो 4 करोड़ से 6 करोड़ का वॉल्यूम बढ़ना, इसका मतलब क्या? और ऊपर से मार्केट भी बुलिश है आज, निफ्टी 17,000 क्रॉस कर गया। सो और यस बैंक में भी बुलिश ट्रेंड चालू है। सो ये आप किसी भी मतलब पर्टिकुलर स्टॉक के साथ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट पॉइंट इज दैट कि आपको स्टॉक के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज भी होना चाहिए कि आप उस पर जो ट्रेड लेते हो या फिर जिसके साथ आप रेगुलर एक ट्रेड सेटअप लगाते हो। एक होता है ना कि भाई इस बार मुझे इसमें ट्रेड लेना है, तो अगर आप जैसे यस बैंक ट्रेडिंग के लिए बहुत पॉपुलर है, ठीक है, बहुत पॉपुलर एक स्टॉक माना जाता है। सो पॉइंट इज दैट कि जब आप ट्रेड सेटअप बनाते रहते हो ना, तो लास्ट दिन का क्या वॉल्यूम था, किस दाम पे क्लोज हुआ था, ये डेटा को आप हमेशा कलेक्ट कीजिएगा, और ये कंपैरिजन आप प्रीवियस क्लोज के साथ कनेक्टेड करके कीजिएगा। बिकॉज वॉल्यूम आप सिंगल हैंडेडली देखोगे तो आपको वॉल्यूम से कुछ समझ नहीं आएगा, बट जब भी आप इसको कंपेयर करोगे तो उसको आपको ज्यादा समझ आएगा। आप उसके बारे में बताता हूँ, इसमें सिर्फ प्रीवियस डे नहीं, एक्चुअली 10 दिन का एवरेज करना पड़ता है, लास्ट 10 डेज का एवरेज करना पड़ता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, द फर्स्ट लाइन इन टेबल अबव सेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, हम लोग जो टेबल अपने अभी देखा, जब प्राइस इंक्रीजेस अलोंग विद एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशंस क्या है? बुलिश है, मतलब मार्केट आज बुल रन दे रहा है।
Before we understand the table above in detail, think about this. We are talking about an increase in volume. हम लोग volume increase के बारे में बात कर रहे हैं. What does this actually mean? And what is the reference point? Should it be increased over the previous day's volume number or the previous week's average volume? क्या ये प्रीवियस दिन के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना चाहिए कि प्रीवियस वीक का एग्रीगेट वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड व्हाट इज द proper concept? As a practice, trader usually compare today's volume over the average of the last 10 days volume. मार्केट में जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस में एक ट्रेडर का नॉर्मली देखा जाता है, जनरली ये रूल ऑफ थंब है. थंब रूल समझते हैं? थंब रूल का मतलब होता है कि ये एक मार्केट प्रैक्टिस है. ठीक है, मार्केट प्रैक्टिस. एक्चुअली हर चीज का ना लॉजिक नहीं होता, किसी किसी चीज का ना एक मार्केट प्रैक्टिस होता है. तो ऐसे ही यहाँ पर एक मार्केट प्रैक्टिस है कि ट्रेडर ऑलवेज क्या पसंद करता है, वो लास्ट 10 दिन का एवरेज को मानता है, एग्रीगेट वॉल्यूम. ठीक है, अब इसमें वो क्या देखेगा? हाई वॉल्यूम इक्वल्स टू टूडेज वॉल्यूम ग्रेटर देन लास्ट 10 डेज एवरेज वॉल्यूम. अगर आज का वॉल्यूम लास्ट 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, अब ये डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो आराम से. जैसे जैसे मार्केट ट्रैक करोगे आपको डेटा मिल जाएगा. तो टूडेज वॉल्यूम अगर लास्ट 10 डेज एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है तो वॉल्यूम हाई है. लो वॉल्यूम, टूडेज वॉल्यूम अगर लास्ट 10 डेज एवरेज वॉल्यूम से लो है तो लो वॉल्यूम. एंड एवरेज वॉल्यूम, टूडेज वॉल्यूम इक्वल्स टू लास्ट 10 डेज एवरेज वॉल्यूम. लास्ट 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम और आज का वॉल्यूम अगर सेम पैटर्न पे चल रहा है तो उसको हम लोग एवरेज वॉल्यूम बोलते हैं. ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है. अब इसमें आपको क्या समझ में आएगा? टू गेट द लास्ट 10 एवरेज, ऑल यू नीड टू डू इज ड्रॉ ए मूविंग एवरेज लाइन ऑन द वॉल्यूम बार्स. वॉल्यूम बार में आपको लास्ट 10 दिन का मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ करनी है. यस, बोलिए सर. हाई वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम और लो वॉल्यूम है, इसका कोई रेंज है क्या? हम क्लिक कर सकते हैं हाई वॉल्यूम रेंज में है? नहीं सर, इसका कोई रेंज नहीं होता कि 1 करोड़ है कि 10 लाख है कि 50 लाख है, ऐसा कोई बात नहीं. डिपेंड करता है कि जिस स्टॉक में. हाँ, समझिए, मान लीजिए सर आज का वॉल्यूम को कंपेयर किए लास्ट 10 डेज का एवरेज वॉल्यूम. आज का वॉल्यूम कम है. आपका बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, मुझे कुछ भी आपका साउंड नहीं आ रहा है. आवाज. हाँ बोलिए. आवाज तो आपका आ जाता है लेकिन ना आपका क्वेश्चन ना. हाँ हेलो, आ रहा है. ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए. हाँ तो बोल रहे हैं कि अगर हम आज का वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं लास्ट 10 डेज का वॉल्यूम, आज का वॉल्यूम देखें कम है, तो ये इंडिकेट करता है कि आज वॉल्यूम कम है, लो वॉल्यूम इंडिकेट करता है. हाँ, तो क्या क्या रेंज है सर, ये जानना है. कोई रेंज होता है कि हम इसको प्रिडिक्ट कर सकें हाँ ये वॉल्यूम लो है, ये वॉल्यूम हाई है? नहीं, मतलब इसमें रेंज का रेंज क्या होगा? मतलब देखिए वॉल्यूम में रेंज क्या, कैसे आप डिनोट करोगे? मेनली यहाँ पर बात है कि लास्ट 10 दिन में जो वॉल्यूम रहा है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, तो लास्ट 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम का जो अमाउंट आएगा, से फॉर एग्जांपल लास्ट 10 दिन में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 1 लाख का वॉल्यूम चल रहा था एवरेज. ठीक है, आज का वॉल्यूम अगर चल रहा है मानिए 80,000, तो ये क्या डिनोट करता है? ये क्या डिनोट करता है? आज मार्केट में उतना अट्रैक्टिवनेस नहीं है कंपैरेटिवली, तो वॉल्यूम. मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर आज के डेट में कम लग रहा है. यस सर, बाइंग सेलिंग कम जा रहा है. मतलब ट्रेड के लिए बहुत इंटरेस्टिंग डे तो नहीं है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि या फिर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है. वॉल्यूम नहीं, सेलिंग प्रेशर ज्यादा ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वॉल्यूम हाई होता है या लो, सॉरी, हाई वॉल्यूम में सेलर एंड बायर दोनों का मार्केट चलता है, बट लो वॉल्यूम मतलब मार्केट में ज्यादा बाई सेलिंग नहीं है आज. दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. और ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको ट्रेड लेने के लिए सोचना चाहिए. जब वॉल्यूम लो होता है ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज ये बात हम लोग एकदम स्टार्टिंग में बोले थे, एकदम फर्स्ट लाइन में ही हम लोगों ने बोला था आज के क्लास में कि वॉल्यूम अगर आपको दिखता है, एकदम दिखेगा फर्स्ट लाइन, volume plays a very integral role in technical analysis as it helps us to confirm trends and patterns. Consider volume as means to gain insight into how other participants think about the market, perceive the market. Volume क्या indicate करता है? How many shares are bought and sold over a given period of time? The more active the shares, higher would be its volume. जो शेयर जितना एक्टिव होगा उसका वॉल्यूम उतना हाई होगा. दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है.
इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। इसका मतलब अगर आप ट्रेड बनाना चाहते हो, देखो ट्रेड में आप दोनों चीज कर सकते हो ना, आप बायर भी बन सकते हो, आप सेलर भी बन सकते हो। मतलब देयर इज दो बोथ कॉन्सेप्ट। अगर मार्केट के बारे में आपका परसेप्शन लॉन्ग है तो आप बाई करके सेल करो, और अगर मार्केट के बारे में आपका परसेप्शन नेगेटिव है, मतलब बियरिश मार्केट है, तो आप सेल करके बाई करो, है ना, फर्स्ट सेल देन बाई। तो अगर आप देख रहे हो कि भाई सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम अच्छा है, तो शॉर्ट सेल करो ना। अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट बुलिश मोड में है तो बाई करके सेल करो। इसमें कोई रेंज का मैटर नहीं है सर। इसमें बेसिकली आपको देखना चाहिए कि लास्ट 10 दिन के हिसाब से एवरेज करके करंट वॉल्यूम किस रेंज में जा रहा है। अगर करंट वॉल्यूम हाई में जा रहा है, इसका मतलब मार्केट आज उठेगा, ठीक है। अगर करंट वॉल्यूम मार्केट के हिसाब से कम में जा रहा है, इसका मतलब मार्केट उतना भी कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे ना रेगुलर मार्केट में, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा। देखो सर मैं बोला ना करेक्शन होगा, देखो हुआ सर। देखिए लगातार लगातार एक इंक्रीमेंट के बाद देखिए एक डाउनफॉल दिया, मुझे लग रहा था होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मुझे ना वॉल्यूम की स्पीड में थोड़ा सा रुकावट है। मतलब जिस तेज से बढ़ रहा था वो तेज मुझे कम, हाँ भले ही 11 करोड़ हुआ है, बट सर थोड़ा सा लो स्पीड में हुआ है। बट अभी भी मार्केट में जान है, अभी भी जान है मार्केट में, मतलब अभी भी ये ग्रोथ दे सकता है। मतलब स्टिल थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि थोड़ा सा ब्लू फॉर्म मतलब रेड फॉर्म हुआ है, बट स्टिल मार्केट में मतलब इसका बुलिशनेस अभी भी है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। अभी देखिए थोड़ा साइडवेज में जा रहा है, मतलब बहुत नीचे एकदम बिल्कुल नीचे नहीं आ गया, बट फिर भी वॉल्यूम इसका आज कुछ ज्यादा ही अच्छा है, ठीक है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव है अभी ये, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब ये बेसिकली मुझे लगा कि कुछ तो अभी मार्केट करेक्शन करेगा, बिकॉज इतना ज्यादा लगातार 3 सेशन इसने 10-10 मिनट में, 3-3 10-10 मिनट में ये गजब का ग्रोथ दिया। अब लग रहा था कि थोड़ा करेक्शन करेगा, अब देखना ही है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ना साइडवेज रहेगा, साइडवेज रहेगा, मतलब इसी रेंज में रहेगा। फुल फॉर्म होने का चांसेस कम लग रहा है, मतलब रेड होने का ही चांसेस ज्यादा है, और उसी रेंज के अंदर ही रहने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है सर। अच्छा देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा तो कहने का मतलब क्या था सर, कहने का मतलब बहुत सिंपल था कि ये जो मार्केट में वॉल्यूम का इंक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज होना और उसका प्राइस का इफेक्ट करना, नॉर्मल जो ट्रेंड है, नॉर्मल मतलब ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कभी कभी उल्टा भी देखने को मिलता है। तो जब जब आपको उल्टा देखने को मिलेगा तो उसका भी मतलब समझ जाना कि कब वीक हैंड बाई चल रहा है, कब वीक हैंड सेल चल रहा है। तो दैट इज हाउ ये हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम एंड एवरेज वॉल्यूम को कंपेयर करना है। और इसमें आपको क्या करना है, टू गेट द लास्ट 10 डे एवरेज ऑल यू नीड टू डू इज ड्रॉ अ मूविंग एवरेज लाइन ऑन वॉल्यूम बार्स एंड द जॉब इज डन। ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस मूविंग एवरेज इन नेक्स्ट चैप्टर, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको ना मूविंग एवरेज सिखाऊंगा। तो जब मैं आपको मूविंग एवरेज सिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि मूविंग एवरेज लाइन ये जो दिख रहा है ना, मैं इसको ड्रॉ करना भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। ये इसके लिए दूसरा चैप्टर आ जाएगा। मतलब जैसे हम लोग अभी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, अब वॉल्यूम के साथ हमें मूविंग एवरेज को देखना है। ये मैं बता रहा था ना कल ऑप्शन के क्लास में भी, ठीक है। मूविंग एवरेज में भी कुछ और भी टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस है। बेसिकली ये बार है, ठीक है। ये बार जो है बेसिकली ये बार हमें वॉल्यूम के बारे में बताते हैं। यू कैन सी दैट वॉल्यूम आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू बार्स एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। ये चार्ट के नीचे वॉल्यूम बता रहे हैं। द रेड लाइन ओवरलेड ऑन द वॉल्यूम बार्स इंडिकेट द 10 डे एवरेज। ये जो रेड लाइन है ना, ये बेसिकली 10 दिन का एवरेज प्राइस मतलब वॉल्यूम लाइन बता रहा है कि कितना वॉल्यूम एवरेज में हुआ है। नीचे भी गया है ऊपर भी गया है, बट एवरेज में कितना, ये रेड लाइन वो बता रहा है। As you notice, all the volume bars that are over and above the 10 day average can be considered as increased volume. जो 10 दिन के ऊपर है उसको increased volume and where some institutional activity or large participation has taken place. मतलब जो वॉल्यूम से ज्यादा जहां जहां वॉल्यूम बढ़ा है ना, 10 दिन एवरेज से जहां जहां बढ़ा है, जैसे कि दिस पॉइंट, जैसे कि दिस पॉइंट, जैसे कि दिस पॉइंट, जैसे कि दिस पॉइंट। इसका क्या मतलब, जैसे ही एवरेज लाइन से वॉल्यूम ज्यादा दिखा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुआ है। अब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का मतलब जहां लार्ज पार्टिसिपेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड कंपनीज, जो बड़े कंपनी है हाँ फाइट, ठीक है, मेनली एएमसी, ठीक है। जैसे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल, जैसे मानिए आपको मैं एक फैक्ट चीज दिखाता हूँ।
ये एक म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है पराग पारिक, बड़ी फेमस कंपनी। ऐसे बहुत सारे हैं, SBI है और भी बहुत सारे हैं, मैं नाम गिना नहीं, 40-45 है बड़ा बड़ा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखो इसका एक फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जस्ट एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे फंड आप ले सकते हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, ठीक है। रिसेंट फैक्ट है म्यूचुअल फंड क्लास में मैंने इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। रिसेंटली हम लोग का सैटरडे इवनिंग को म्यूचुअल फंड होता है ना सर, तो वहाँ पर ये सब डिस्कशंस मैंने किया कि कैसे म्यूचुअल फंड एनालिसिस करना है। ये देखिए सर, यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी जब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इसका टोटल इक्विटी मार्केट में इस फंड का 66% इन्वेस्टमेंट है। किसका? पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ऑलमोस्ट 66% टोटल फंड इक्विटी में डाला, और उसमें भी डिफरेंट सेक्टर में डाला। टोटल इनके पास 20,000 करोड़ है। अब 20,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ में से उसमें देखिए ITC में 8%, बजाज में 7.90, कम नहीं है ना सर। मतलब इसका 20,000 का 8%, मतलब ITC का 8% नहीं रे बाबा, वो तो बहुत हो जाएगा। मतलब इसका जो टोटल 20,000 है उसका 8% वो ITC में डाला, बजाज में डाला, एक्सिस बैंक में डाला, हीरो मोटर में डाला, ICICI बैंक में डाला, पावर ग्रिड में डाला। तो कहने का मतलब है जब इस तरह का म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इक्विटी सेक्टर्स में आते हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज LIC वगैरह, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII DII, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, उसको FII बोलते हैं। DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज, ये जब स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो इनका जब भी मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है, तो वॉल्यूम क्या दिखेगा आपको? तो वॉल्यूम आपको थोड़ा सा एवरेज लाइन से ऊपर दिखेगा, ठीक है। और इसीलिए जहां जहां आप ये लाइन आप लेवल में देख रहे हो ना 10 दिन एवरेज से, इसका मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लेवल में कुछ तो हुआ है, या तो इन्वेस्टमेंट हुआ है या तो वो निकल गया है, कुछ तो हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम हाई होने के पीछे ये ऐसा रीजन होता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए। सो कीपिंग दिस इन पर्सपेक्टिव, आई वुड सजेस्ट यू नाउ लुक एट द वॉल्यूम प्राइस टेबल। थॉट प्रोसेस बिहाइंड वॉल्यूम ट्रेंड टेबल। अब वॉल्यूम ट्रेंड टेबल के पीछे क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपका? When institutional investors buy or sell, they obviously do not transact in small chunks, है ना। फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट LIC ऑफ इंडिया। LIC के पास बहुत पैसा है, बहुत। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंडिया, बिगेस्ट। इतना पैसा तो किसी के पास नहीं, मतलब सारे के सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज मिला के भी इतना पैसा होना मुश्किल है जितना LIC के पास है। इफ दे वुड बाय शेयर्स ऑफ Cummins India, would you think they would buy 500 shares? Obviously not. वो 500 शेयर नहीं लेगा। They would probably buy 5 lakh shares or even more. Now, if they were to buy 5 lakh shares from the open market, it will start reflecting in volumes. अगर कोई 5 लाख शेयर्स खरीदता है या 5 लाख शेयर बेचता है, तो वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट तो करेगा ना सर। समझो सर, समझो, फंडा समझो, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपको LIC का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो नहीं पता चल सकता, मतलब कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, बट इतना तो पता कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का अगर आप फाइनेंशियल्स देखें, ऐसे इसका स्टॉक का प्राइस लिस्टेड होने के बाद, ऐसे रिसेंटली स्टॉक मार्केट लिस्टेड हुआ है ना, लिस्टेड हुआ है आपका कब? 2-3 महीना हुआ। लिस्टेड होने के बाद इसका स्टॉक नीचे ही गिरा है। अगर इसका ओवरव्यू आप देखो, लास्ट 2-3 महीने में 800-900 के पास आया था, और आने के बाद से नीचे ही गिर रहा है। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि क्या करे, तो कुछ लोग LIC में ग्रोथ नहीं देखा तो छोड़ के भाग गया, तो छोड़ के भागा तो स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया। बट क्या इसका ओरिजिनल कंडीशन ये बताता है क्या? देखते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 2022 का बहुत सारा डेटा अभी भी अपलोड नहीं है, बिकॉज नया न्यूली आया है ना सर, स्टॉक मार्केट में पहले नहीं था, इसलिए बहुत सारा डेटा अभी भी मिसिंग। बट अगर आप इसका फाइनेंशियल्स चेक करें, इसका रेवेन्यू कलेक्शन देखिए आप सर, LICI फाइनेंशियल ईयर 22 में इसका रेवेन्यू देखिए कितना है सर, 7,24,536 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। ह्यूज अमाउंट। इसका नेट इनकम है 4,000 करोड़ का 22 में। लास्ट ईयर से नेट इनकम इसका इंक्रीज हुआ है। अर्निंग पर शेयर लेटेस्ट डेटा अभी तक आया नहीं है, बट लास्ट अर्निंग पर शेयर था 297 पर शेयर।
तो फंडामेंटली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट भी चेक करोगे, इसका एसेट्स या इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स, इसका एसेट्स देखो आप, करेंट एसेट्स, लोन्स एडवांस कितना दिया, कितना प्रॉपर्टी प्लांट है इसके पास, ऐसे लोन्स एडवांसेस जीरो बता रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इसके पास कितना है, 17,000 करोड़ के आसपास, गुडविल वगैरह उतना कुछ नहीं दिख रहा है, लॉन्ग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिसिंग है अभी भी, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखिए आप, यही मेन बात बता, इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखिए कितना बता रहा है सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 35 लाख, 35,17,445 करोड़, करीब करीब 36 लाख करोड़ के आसपास का, 35 लाख करोड़ के आसपास का इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यही तो खेल है सर, इसके पास इन्वेस्टमेंट इतना है कि आपको क्या बताऊं, ठीक है। बाकी आप अगर LIC का मतलब एनुअल रिपोर्ट निकालोगे ना तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, बिकॉज एनुअल रिपोर्ट रीड करना सीखोगे, जब फंडामेंटल पढ़ोगे ना तो ये सभी चीज आप लोग आराम से सीखेंगे कि किस तरह से एक चीज कंपनी करता है नहीं करता। तो अभी ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ उसको, ठीक है। एक्चुअली LIC का करंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो प्राइवेट कंपनीज है ना, लाइक आपका बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ, HDFC, ऐसे SBI लाइफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज है, HDFC लाइफ, ठीक है, LIC आपका ICICI लॉम्बार्ड, इस तरह का कुछ कंपनीज है, कुछ फॉरेन ब्रांड के साथ मार्जअप होके वो अच्छा दे रहा है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो मार्केट में उनका ग्रोथ जो है, ठीक है, वो ग्रोथ के हिसाब से LIC अभी थोड़ा सा उनके जैसा नहीं है, तो LIC का ग्रोथ थोड़ा खराब है, बट इसके पास एसेट बहुत हाई है। और रिसेंट जो मार्केट में इसका डाउनफॉल है ना, इस डाउनफॉल के पीछे मेन रीजन वही है, LIC में वो बिजनेस नहीं नजर आया जो बिजनेस बाकी इसका कॉम्पिटिटर दे रहा है। बट मार्केट अभी भी इसके पास मोर देन 60% मार्केट इंश्योरेंस मतलब पर्सनल इंश्योरेंस में LIC के पास ही है। अब देखना ही है कि इस मैटर को LIC किस तरह से टैकल करता है, एक छोटा सा न्यूज आएगा मार्केट बदल सकता है, इट्स ओके। तो बेसिकली मेरा आपको यही कहने का मतलब था कि जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी में, जब कोई इंश्योरेंस कंपनी, जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी किसी स्टॉक को खरीदता है, ऑब्वियसली किसी की तरह हम लोग की तरह, हम लोग कौन है, रिटेल वाले हैं। अब रिटेल वाले कितना खरीदता है, एक शेयर से लेके 1000 शेयर खरीद लेगा, 500 खरीद लेगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक। लेकिन जब एसेट मैनेजमेंट कंपनी आता है ये लोग बड़ा चंक में खरीदता है। Now, if they are to buy 5 lakh shares from open market, it will start reflecting in volumes. Beside, because they are buying a large chunk of shares, the share price also tends to go up. Usually, institutional money is referred to as the smart money. ध्यान से समझिएगा, ये एक टेक्निकल टर्म्स है। जब जब इंस्टीट्यूशनल पैसा मार्केट में आता है उसको स्मार्ट मनी कहते हैं। And it is perceived that smart money always makes wiser moves in the market compared to retail traders. Retail traders मार्केट में ना वो मूवमेंट नहीं ला सकता जो स्मार्ट मनी लाता है। Hence, following smart money seems like a wise idea. Yes, बोलिए। सर बोल रहे हैं कि बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बाहर फॉरेन कंपनीज है या इंडियन कंपनी LIC है, वो लोग कब कब इन्वेस्टमेंट मतलब बाइंग करता है शेयर्स का या कब कब सेल करता है, ये कहाँ से चेक करते हैं? इसके लिए आपको कंपनी का फंडामेंटल्स चेक करना पड़ेगा, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट रीड करना पड़ेगा, कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहा है उसको रीड करना पड़ेगा। ये तो अगर काफी मेहनत। सपोज करिए कि आज हमको चेक करना है, मान लीजिए हम देख रहे हैं HDFC बैंक, ठीक है, हाँ, तो HDFC बैंक में कौन कौन से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन आज के डेट में शेयर खरीदे हैं या आज के डेट में शेयर बेचे हैं, ये वेबसाइट से किसी का NSE का वेबसाइट या कहीं से चेक कर सकते हैं? सर कौन खरीदा है या कौन कर रहा है उसका नॉलेज तो आपको मिलेगा नहीं, बट हाँ जैसे मानिए कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये LICI है, LICI का होल्डिंग पैटर्न देखिए आप, LICI के होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि इसमें 96% होल्डिंग प्रोमोटर का है, प्रोमोटर मतलब सरकार, ठीक है। बाकी इसका म्यूचुअल फंड्स भी है इसमें 0.74 का, अदर डोमेस्टिक है 0.31 का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज या फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का 0.12 एंड रिटेल के हाथ में है 2.32, मतलब हम आप जैसे लोग रिटेल पार्टिसिपेंट्स, इनके हाथ में है 2% के आसपास। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मार्केट का मूवमेंट कौन कर सकता है ज्यादा। सर रिटेल पार्टिसिपेंट्स मार्केट में डेली खेलता तो है, बट इनके ऊपर बेस करके मार्केट में इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट नजर नहीं आता। मूवमेंट तो जब प्रोमोटर होल्डिंग में चेंजेस आता है तब नजर आता है, या फिर अगर बड़े म्यूचुअल फंड्स भी अगर कुछ करता है ना, जिसके पास 1% या 2% भी शेयर है,
वो लोग भी इधर उधर कुछ करता है तो मार्केट में आपको मूवमेंट नजर आता है, अगर खरीदता है तो भी या छोड़ता है तो भी। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको इसके लिए कंपनी का एनुअल रिपोर्ट चेक करना है, कंपनी का पूरा पीएल बैलेंस शीट शेयर होल्डिंग पैटर्न का पूरा डिटेल्स देखना है। अगर आप ये सब चेक करोगे कंपनी के साइट में जाके, आपको वहां से हेल्प मिलता है। ठीक है, अदरवाइज आपको एक नॉर्मल गो थ्रू तो ऐसे नॉर्मल किसी भी कंपनी के फंडामेंटल चेकलिस्ट पे भी मिल सकता है, जैसे मैं ये टिकट टैप या जीरोधा के साथ देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये LIC का प्रमोटर्स कौन कौन है? गवर्नमेंट है सर, गवर्नमेंट, मतलब खुद LIC? हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। LIC को बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, वो पता सरकारी है, है। ऐसे प्रमोटर जैसे कि LIC अरे खुद ना। हाँ, मतलब खुद मतलब क्या, मतलब प्रोमोटर मतलब वो सर, मतलब फिर उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका हुआ ना प्रोमोटर। खुद का मतलब क्या हुआ, प्रोमोटर का मतलब कौन हो गया, जो कंपनी को बनाया है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो आप LIC में मेनली LIC किसके हाथ में सबसे ज्यादा है, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको दिखाया ऐसे 96%। इतने जब तक ये स्टॉक मार्केट में नहीं था 100% गवर्नमेंट का था। जब तक ये स्टॉक मार्केट में नहीं था तब तक ये 100% सरकार का था। ठीक है, लेकिन जब से ये सरकार का रिसेंटली जैसे स्टॉक मार्केट में आया है तो उसको डाइल्यूट करना पड़ा ना, उसको अपना शेयर को डाइल्यूट करना पड़ा, तभी तो दूसरे को खरीद दूसरा ले सकता है। ठीक है, ये देखो जब फाउंडिंग हुआ था तब कौन कौन मिलके इसको बनाया था, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, भारत इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, कोऑपरेटिव एश्योरेंस, सब सरकारी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिलजुल के कंपनी को बनाया। ये LIC का हिस्ट्री है। ठीक है, जानोगे तो थोड़ा सा काम आ ही जाएगा। ठीक है, होल्डिंग LIC इन्वेस्ट इन सेक्टर्स सच एज बैंक, सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशंस, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्ट मूविंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर, होटल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटल, माइनिंग, मोटर, एंसिलरीज, ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, कहाँ इन्वेस्ट नहीं है सर। मतलब बहुत बड़ा बड़ा होल्डिंग्स होता है सर LIC का। मतलब ये LIC का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है सर। ठीक है, LIC में ही एक्चुअली भारत का पैसा छुपा हुआ होता है, ऐसे कहा जाता है। मतलब आम आदमी का सेविंग्स कहाँ है, LIC के पास है। तो बेसिकली आप अगर धीरे धीरे जैसे जैसे फंडामेंटल भी ग्रो करोगे ना अपना, तो आपको मार्केट मूवमेंट में कब क्या हो सकता है इसका भी एक आपको आइडिया धीरे धीरे लग जाएगा। लेकिन ठीक है, चलिए फोकस करते हैं वॉल्यूम में वापस। ठीक है, कि स्मार्ट मनी जब मार्केट में आता है या मार्केट से जाता है, मार्केट से आता है या मार्केट से जाता है तो क्या होता है। If both the price and the volume are increasing, this only means one thing: a big player is showing interest in the stock. Point to be noted. कब ऐसा होता है कि मार्केट में प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़े जा रहा है, इसका मतलब कोई तो बिग प्लेयर है जिसके हाथ में बहुत होल्डिंग है, वो मार्केट में या और ज्यादा होल्डिंग लेना चाह रहा है। तो गोइंग बाय द assumption that smart money always makes smart choice, the expectation turns bullish and hence one should look at buying opportunity in the stock. जब ऐसे स्मार्ट लोग मार्केट में आने का बात करता है ना, या मतलब आता है, अगर आप मार्केट में ऑब्जर्व करते हो तो आप भी चालू हो जाओ। बेसिकली स्मार्ट मनी के साथ आप भी थोड़ा कमा के निकल जाओ, आप भी बाय करो। लेकिन इसके लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फंडामेंटल को ग्रो कीजिए, कंपनी के बारे में जानकारी बढ़ाइए कि कब कौन मार्केट में आ रहा है और कब कौन मार्केट छोड़ के जा रहा है। जैसे रिसेंटली मार्केट छोड़ के जाने का बात करता हूँ, जाने का आने का बात भी तो मैं कर रहा हूँ। जैसे रिसेंटली मार्केट छोड़ के गया, जैसे माने जोमेटो ब्लिंकिट के साथ आया, अच्छा नहीं छोड़ के गया, पेटीएम में गया। पेटीएम के अंदर एक होता है पेटीएम मॉल बोल के। ठीक है, पेटीएम के अंदर एक पेटीएम मॉल बोल के था, पेटीएम अपना पेटीएम मॉल को हटा दिया, समझ रहे हैं ना सर। पेटीएम के पेटीएम मॉल को हटा दिया और एक्चुअली इसके अंदर एक शेयर होल्डर था अलीबाबा, जो पेटीएम मॉल को छोड़ के चला गया। मतलब उसका पेटीएम मॉल में अलीबाबा ग्रुप का, जैक मा का ऑलमोस्ट 40% के आसपास शेयर होल्डिंग था। तो जैक मा छोड़ के भागा, मतलब बेसिकली उसको रहना नहीं है और पेटीएम मॉल में उतना बिजनेस उसको नजर नहीं आया। तो जिस दिन ऐसा खबर आया था ना सर पेटीएम मॉल का, पेटीएम 500 के आसपास पहुंच गया था। मतलब वही कारण था कि पेटीएम इतना धड़ाधड़, ऐसे तो मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम था, फिर रशिया का वार भी चालू हो गया, सब कुछ मिला जुला के स्टॉक बहुत ज्यादा डिप। लेकिन जैसे वो और भी पॉइंट सामने आया ना, कि जैसे पेटीएम मॉल में जिसका इन्वेस्टमेंट है करीब अलीबाबा का, वो छोड़ के जा रहे हैं, तो ये सिचुएशंस भी ना मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ये भी वॉल्यूम क्रिएट करता है, बट वॉल्यूम क्रिएट के साथ साथ मार्केट में डाउनफॉल भी आता है।
मतलब बियरिशनेस आता है। तो इट्स अ बिग थिंग सर कि आपको मार्केट के साथ हमेशा कनेक्टिविटी बना के रखना है कि कब मार्केट में आप वॉल्यूम इंक्रीज भी देखोगे और प्राइस इंक्रीज भी देखोगे। तो बिग प्लेयर जब मार्केट में इंटरेस्ट शो करता है, जैसे आप बहुत लोग सर देखेंगे आप झुंझुनवाला को फॉलो करता है, इसमें एक फायदा है, ट्रेड के लिए बहुत फायदा कि ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि झुंझुनवाला सर सारा का सारा सही कर रहा है, लेकिन हाँ झुंझुनवाला सर जब करता है, जब खबर आता है ना, तब मार्केट काफी बढ़ गया होता है। तो झुंझुनवाला सोच क्या रहा है ये तो आपको नहीं पता है ना, झुंझुनवाला क्या सोच रहा है आपको नहीं पता। नाउ पॉइंट इज दैट, लेकिन झुंझुनवाला अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा या किया है तो उसका इफेक्ट मार्केट में नजर आता है, ठीक है। तो उस इफेक्ट में आप थोड़ा ट्रेड ले सकते हो, जरूर ले सकते हो। तो एज ए corollary, whenever you decide to buy, ensure that volumes are substantial. This means that you are buying along with the smart money. आप तब भी बाई करो जो स्मार्ट मनी बाई कर रहा है, सबसे बेस्ट है। मतलब वॉल्यूम के साथ चलना है तो स्मार्ट मनी कब क्या कर रहा है आप देखो। अगर आप स्मार्ट मनी के साथ मार्केट में आते हो तो इसका मतलब आपको भी फायदा होगा, वो बहुत कमाएगा, आप भी कुछ कम नहीं कमाओगे। This is exactly what the first row in the volume trend table indicates. Expectation turns bullish when both price and volume increase. And what do you think happens when price increases but volume decreases? जो सेकंड रो का जवाब था, वॉल्यूम कम हो रहा है बट प्राइस इंक्रीज कर रहा है। अब सोचिए तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है? जो सेकंड रो में हुआ था। Why is the price increasing? Because market participants are buying. नॉर्मल सेंस क्या है? प्राइस तभी बढ़ता है जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स बाई करता है। Are there any institutional buyer associated with the price increase? क्वेश्चन है, क्या इंस्टीट्यूशनल बायर लाइक LIC, लाइक AMC, म्यूचुअल फंड्स, क्या ये लोग बाई कर रहा है? नॉट लाइक। सो हाउ वुड यू नो दैट देयर आर नो मीनिंगफुल परचेज बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? कैसे पता चलेगा कि कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय नहीं कर रहा है? सिंपल, इफ दे वर बाइंग देन द वॉल्यूम वुड हैव इंक्रीज्ड एंड नॉट डिक्रीज्ड। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं ना तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन करंट सिचुएशंस में मैंने आपको क्या बोला, सेकेंड रो क्या बता रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बट प्राइस इंक्रीज हो रहा है। प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज पार्टिसिपेंट बाई कर रहा है, बट कौन सा पार्टिसिपेंट्स? दे आर बेसिकली रिटेल पार्टिसिपेंट्स। बात समझ रहे हैं सर? कौन सा पार्टिसिपेंट्स? बेसिकली रिटेल पार्टिसिपेंट्स। देखिए आप पेटीएम का प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? कुछ इन्फॉर्मेशन गड़बड़ लग रहा है मे बी। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं जो भी है। सर ये बताया जा रहा है कि फॉरेन, मतलब इसमें रिटेल पार्टिसिपेंट्स के हाथ में बहुत ज्यादा शेयर्स है, मतलब मार्केट में पेटीएम बहुत ज्यादा ओपन मार्केट में, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग में 0% बता रहा है, बट यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन समझना पड़ेगा थोड़ा। म्यूचुअल फंड के हाथ में 1.14, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के हाथ में 5-6% शेयर है, लेकिन रिटेल के हाथ में बहुत ज्यादा शेयर्स है। तो अगर रिटेल कुछ करेगा तो मार्केट में मूवमेंट तो होगा, तो जितना मूवमेंट हुआ है रिटेल के कारण हुआ, जो डाउनफॉल भी हुआ था रिटेल के कारण हुआ था। तो कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको अभी LIC दिखाया था, जैसे अभी आपको मैंने LIC बताया था, अब LIC में क्या है, LIC में आपने देखा, एक सेकंड कहाँ चला गया LIC, ये LIC में प्रोमोटर होल्डिंग में हाई फाई प्रोमोटर होल्डिंग। अब ये ट्रेडिंग के लिए कितना बेहतर होगा आप समझ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिटेल 2% है। अगर कभी आप इसके मूवमेंट देखोगे तो बस रिटेल के कारण ही मूवमेंट देखोगे ना, लेकिन अगर प्रोमोटर कॉन्सेप्ट में कुछ इधर उधर होता है, कुछ बड़ा चांग का मैटर आता है, तो मार्केट में आपको कुछ दिखेगा। यहाँ पर रिटेल बहुत कम है, बहुत कम, तो मूवमेंट हो सकता है, बाई हो सकता है, बाई होने से आपको प्राइस इंक्रीज दिखेगा, बट वीक हैंड बाई है, वीक हैंड बाई है, इसलिए वॉल्यूम डिक्रीज है पर फिर भी थोड़ा सा प्राइस में मूवमेंट नजर आ रहा है। तो ये सब फर्क होता है सर, कि होल्डिंग पैटर्न के साथ साथ मार्केट में कौन है और वो क्या कर रहा है। हेलो, आई होप कि आपको कारण समझ में आ रहा है। अनदर पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा, हाउ डू यू नो दैट देयर आर नो मीनिंगफुल परचेज बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसका भी हम लोगों को जवाब मिला। सो व्हाट डज एन इंक्रीज, हाँ यस बोलो सर, बोलो।
अभी जो दोनों स्टॉक हम लोगों ने देखा, LIC का भी और पेटीएम का भी, मतलब दोनों केस में तो रिटेलर ही है ना जो दोनों का स्टॉक प्राइसेस को इधर उधर कर देगा। सर नहीं, पेटीएम के केस में देखो रिटेल इन्वेस्टर्स का मूवमेंट थोड़ा स्लो रहेगा ना, लेकिन जहां पर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज्यादा रहेगा, जहां पर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज्यादा रहेगा वो लार्ज अमाउंट में काम करेगा। मतलब अगर मैं वॉल्यूम का जो इफेक्ट मार्केट में नजर आता है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, वॉल्यूम का इम्पैक्ट क्या है। फर्स्ट रो में हम लोगों ने वॉल्यूम का क्या इम्पैक्ट देखा था, ये वाला देखिए, फिर से सुनिए बात को। इन आवर फर्स्ट एजम्पशंस प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, मार्केट में बुलिशनेस है, इसका मतलब स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं मार्केट को ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जब ऐसा होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है बट प्राइस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये बुलिशनेस है, इट्स अ बुलिशनेस, बट कॉशियस रहिए। कैंडल में भी आप देखेंगे कि बहुत मतलब क्या बताएं सर, मतलब डोजी फॉर्म होगा, स्पिनिंग टॉप फॉर्म होगा, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा, मार्केट एक साइडवेज लेवल में चलेगा। या फिर अगर आप वॉल्यूम वाइज भी बात करते हैं तो मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीज है बट प्राइस इंक्रीजेस है, तो बेसिकली ये रिटेल के लिए हो रहा है। जिनके हाथ में देखो सर, जब कोई इंस्टीट्यूशनल करता है तो वो तो बड़ा अमाउंट में करेगा, लेकिन रिटेल में तो बहुत सारे लोगों के हाथ में है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, राम श्याम जदू मधु सबके पास है। अब सब कोई क्या करेगा आपको क्या पता। ज्योति ट्राई टू अंडरस्टैंड, राम श्याम जदू मधु आप मैं क्या करूंगा स्टॉक के साथ, किसको पता। लेकिन इंस्टीट्यूशन जब अकेला, जैसे माने पेटीएम, पेटीएम में अगर म्यूचुअल फंड्स का जो होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो होल्डिंग है, अगर कल कोई और कंपनी आके पेटीएम में थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ा देता है ना, अगर कल पेटीएम में थोड़ा सा होल्डिंग किसी दूसरे कंपनी का बढ़ जाता है, धड़ाधड़ पेटीएम में स्टॉक में इंक्रीज आ जाएगा, धड़ाधड़। आप देख ही नहीं पाओगे कैसे इंक्रीमेंट हो गया, और उस वॉल्यूम के साथ एक नॉर्मल ट्रेडर भी कमा के निकल जाएगा। लाइफ इन अब LIC के केस में क्या हो सकता है, अब LIC में देखो रिटेल के हाथ में 2-3% है, ठीक है, अब ये 2-3% बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। अब प्रोमोटर जो भी करेगा, मतलब गवर्नमेंट लेवल में क्या डिसीजन लिया जाएगा उसके बेसिस में LIC का मूवमेंट डिपेंड करता है। या तो LIC का बिजनेस बढ़ेगा, LIC का प्रॉफिट बढ़ेगा, वो इफेक्ट करता है मार्केट में, जैसे ही प्रॉफिट दिखेगा वो उसमें और भी बायर आएगा। अब तब देखना है सरकार क्या करता है, वो और बाई करता है कि नहीं करता, रिटेल वाले क्या करता है, तो उसके बेसिस में LIC का शेयर में मूवमेंट नजर आएगा। अब LIC में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो बस आया है ये। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि अगर स्मार्ट मनी कंट्रोल कर रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज, प्राइस भी इंक्रीज। लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज बट प्राइस इंक्रीज, इसका मतलब नॉर्मल रिटेल वाले खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉशियस रहिए, मार्केट कभी भी किसी भी तरफ पलट सकता है, बिकॉज वहां पर आपको सावधानी से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, बट आपको सावधान होना चाहिए, बिकॉज बड़ा कुछ होना होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है, और राइट टाइम के लिए वेट करना। और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है पर प्राइस डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ऐसा है कि स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, बेयरिश मूवमेंट क्रिएट किया, मतलब जिसके हाथ में लार्ज अमाउंट ऑफ होल्डिंग है वो छोड़ के जा रहा है, तभी तो मार्केट बेयरिशनेस में आ गया। जब किसी के पास बहुत ज्यादा होता है और वो होल्ड करके सेल करके निकल जाता है, तभी तो मार्केट में बेयरिशनेस नजर आता है, तो तभी प्राइस भी डिक्रीज करना चालू करता है। एंड फोर्थ पॉइंट जो था, वॉल्यूम भी डिक्रीज प्राइस भी डिक्रीज, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब मार्केट में कुछ ऐसा है नहीं और वीक हैंड सेलिंग चल रहा है, मतलब रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी सेल करना चालू कर दिया, रिटेल वाले भी सेल कर रहे हैं, मार्केट में प्राइस डिक्रीज कर रहा है, वीक हैंड सेलिंग चल रहा है। तो ये मेनली 4 पैटर्न है वॉल्यूम के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट, कि बड़ा बड़ा होल्डर क्या कर रहा है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ जो शेयर होल्डर है वो क्या कर रहा है, और जो स्मॉल लेवल पार्टिसिपेंट्स है वो क्या कर रहा है, तो सारा का सारा इफेक्ट वॉल्यूम में नजर आता है। तो बेसिकली दीज आर कनेक्टेड विथ फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स का ही साथ ही डिपेंड करता है कि मार्केट में ये जो छोटा छोटा मूवमेंट नजर आता है ना, इस मूवमेंट के पीछे की कहानी, ये थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस है वॉल्यूम ट्रेंड टेबल के साथ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, बोलिए सर, बात समझ में आया कि नहीं। तो एज ए ट्रेडर चेकलिस्ट को हाँ, वापस सर। देखते हैं, चेकलिस्ट वापस देखते हैं। पहला काम क्या है आपका, से फॉर एग्जांपल लेट अस रिविजिट द चेकलिस्ट एंड रिवैल्यूएट फ्रॉम द वॉल्यूम पर्सपेक्टिव। अब आपको प्रैक्टिकली जब आप मार्केट में ट्रेड लोगे तो आप
चेकलिस्ट के साथ क्या करें। से फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज, आप लोग प्लीज एक बार कैंडल स्टिक्स पढ़ लीजिए सर। देवजीत बाबू, ज्योति, प्लीज। हाँ, सुमित जी ने कैंडल्स पढ़ा है, अगर सुमित जी का कोई कैंडल बाकी रह गया तो सुमित जी प्लीज कैंडल को कंप्लीट कर लीजिए। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब इंगल्फिंग बुलिश कब होता है, बुलिश इंगल्फिंग में क्या होता है, याद है आप लोगों को? बोलिए थोड़ा। इंगल्फिंग बुलिश कब होता है? ये बेसिकली एक मल्टीपल कैंडल स्टिक्स है। सर ये डाउन ट्रेंड में बनता है सर। हाँ, और इसका जो बॉडी रहेगा सर, लिख के बता रहे हैं। देखिए स्क्रीन में, देखिए दिख रहा है। हाँ, देखिए इंगल्फ का मतलब क्या होता है, इंगल्फ का मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड रहेगा, मतलब प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा, मतलब मार्केट काफी दिनों से गिर रहा है, ठीक है, बियरिश मोमेंट में है मार्केट, लास्ट कुछ दिनों से या कुछ सेशन से बियरिश ट्रेंड में है, और वो मार्केट को बियरिश में ही लेके जाना चाहता है, तो बियर मोड में है तो बियर ही लेके जाएगा। तो फर्स्ट कैंडल जो है पैटर्न 1 वो रेड कैंडल बनेगा, लेकिन सेकेंड कैंडल में एक ब्लू कैंडल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर दो कैंडल को लगातार देखना है, इसलिए इसको मल्टीपल कैंडल कहते हैं। और ये इंगल्फिंग बहुत पसंदीदा कैंडल है सर मार्केट का। इट्स रियली अ वेरी वेरी पॉपुलर कैंडल इन मार्केट फॉर ट्रेडर, वेरी वेरी पॉपुलर। आप मार्केट को खोल के बैठे रहिए, आप देखिए आपको इंगल्फिंग जैसे ही डाउन ट्रेंड में नजर आएगा, आप समझ लीजिए कि मार्केट में कुछ होने वाला है। आप चेक कर सकते हैं, ये तो मैंने येस बैंक ओपन करके रखा, आप निफ्टी में भी ओपन करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं इंगल्फिंग नजर आ ही जाएगा। और जब जब आप इंगल्फिंग देखोगे ना, मार्केट में ट्रेड लेना इतना पॉपुलर है इंगल्फिंग में, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, तो जस्ट आप अपना कैंडलस्टिक चार्ट को ओपन कीजिए, निफ्टी में ओपन कीजिए या कोई भी वॉल्यूम अच्छा वाला एक चार्ट लीजिए, और आप इंगल्फिंग को, अच्छा कभी कभी आपको मिनट में नजर आएगा तो कभी आपको डे के हिसाब से नजर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखने में कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर बाद में चेक कर लीजिएगा, मैं आपको करंट जो स्क्रीनशॉट है वहीं से दिखा देता हूँ, जो लाइव मार्केट से ही लिया गया है सर, सो कॉन्सेप्ट सेम है। ये देखिए, ये डीएलएफ का एक इंगल्फिंग पैटर्न है, इसमें डाउन ट्रेंड में कैंडल फॉर्म हुआ है रेड। रेड क्यों हुआ? बिकॉज ये डाउन ट्रेंड में था, सारा का सारा रेड कैंडल, जरूरी नहीं कि सारा रेड कैंडल हो, ठीक है, बट ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये बहुत ज्यादा नीचे गिरा है, बट फर्स्ट कैंडल जो इंगल्फिंग का होगा वो रेड होगा, सेकेंड कैंडल ब्लू होगा, और इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि पहला कैंडल छोटा होगा और सेकेंड कैंडल इतना बड़ा होगा कि पहला कैंडल को वो इंगल्फ कर ले। इंगल्फ का मतलब होता है अपने अंदर समा लेना, मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब जैसे वो ढक जाता है, जैसे यहाँ पर ये रेड कैंडल ब्लू कैंडल को पूरा का पूरा क्या ले लेता है, रेड कैंडल ब्लू कैंडल के अंदर समा गया, या फिर आप ऐसे बोलो कि ब्लू कैंडल इंगल्फ द रेड कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल को सेकेंड कैंडल इंगल्फ कर लेता है। ऐसा अगर एक साथ फॉर्म होता है तो आप समझो कि मतलब इंगल्फिंग हुआ है और वो डाउन ट्रेंड में हुआ है, तो इससे आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है कि अगला मार्केट कंडीशंस अपवर्ड होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। एकदम प्योर कैंडलस्टिक्स का ट्रेड है ये। अगर आप ये समझ जाते हो मार्केट में, आइडेंटिफाई कर लेते हो मार्केट में, तो क्वालिटी ट्रेड से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्वालिटी ट्रेड से आपको कोई नहीं रोक सकता सर। मार्केट पेशेंस का खेला है, हड़बड़ी और ग्रीडी का खेला नहीं है। अगर आप पेशेंस के साथ खेलोगे तो आपको ऐसा कैंडल भी नजर आएगा और क्वालिटी ट्रेड भी कर पाओगे, ये तो गारंटी है सर, क्वालिटी ट्रेड भी कर पाओगे। जैसे एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूं, प्रायर ट्रेंड देखिए, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये डे के वाइज लिया गया, ठीक है, तो प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ऐसे सिचुएशंस में ये देखिए सर, साइडवेज मार्केट में आपको इंगल्फिंग मिला है, मतलब मैं ओवरऑल ट्रेंड को लिया, ठीक है, आप बोलोगे शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रेंड नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेडर की तरह सोचा यहाँ पर, स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर पोजिशनल ट्रेडर ना थोड़ा लंबा समय के लिए देखता है, मतलब 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक देखता है। और आप देखो यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुआ है रेड कैंडल, जो तो सोच रहा था कि मार्केट को और थोड़ा नीचे, हाँ बोलो सर। सर आप डे बेसिस पे लिए हैं ना उसको? हाँ, तो अगर मान लीजिए इंटरडे खेलते हैं तो उसको आवरली बेसिस पे ले सकते हैं, मिनट बाय मिनट पे ले सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी लिए आधा घंटे बाद बैठ पीछे, तो मिनट में भी अगर ये बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म होता है तो मतलब आधा घंटा में शेयर ऊपर जा सकता है, करेक्ट है?
हाँ ले सकते हो बिल्कुल। जैसे मानो कि ये मैंने इंगल्फिंग लिया यहाँ पर, इंगल्फिंग है ना, ठीक है। तो अगर मैं इस इंगल्फिंग को डे के हिसाब से सोचता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा परसेप्शन क्या बनता है यहाँ पर, इस पॉइंट में आके मैं 13 रुपीज में बाई करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 13 पे बाई करता हूँ, क्यों बाई करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट दिन ये बुलिश होगा, और नेक्स्ट दिन देखिए ये मार्केट 13 कितना 40 पैसा है ना, 13.40 पे ये नेक्स्ट दिन तक गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरा परसेप्शन सही है तो मैं नेक्स्ट दिन भी इंट्राडे करके 40 पैसा कमा सकता हूँ। यस दैट इज पॉसिबल। तो मतलब कोई भी कैंडल नेट वाइज भी हम ट्रेड ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम किस टाइप को ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, यस या हम क्यों नहीं कर ट्रेड सकते। वाइज ले सकते हैं अगर हम यस ट्रेडिंग का पोजीशन। अगर आपका परसेप्शन सही बनता है तो आप कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर कैंडल में अगर आप ये परसेप्शन बनाते हो ऐसे, ये अगर आप मुझे बोलोगे सर ये क्वालिटी वाला है क्या, नहीं मैं बोलूंगा नहीं सर ये क्वालिटी वाला नहीं। मतलब क्वालिटी के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर जो ये वाला जो हमें मिला था, ये वाला कहाँ चला गया, मतलब ये एकदम परफेक्ट था। अगर ऐसा मिल जाए तो क्या गजब बात है, मतलब एकदम बहुत जोर से गिर रहा है, और इतना जोर से गिरने के टाइम पे अगर आपको ऐसा ही इंगल्फिंग दिख जाए, क्या बात मतलब इसमें लोग किसको नहीं होगा, मतलब ऐसा बोलते हैं ना पाका आम, मतलब एकदम ऐसे एकदम एक राइप मैंगो की तरह है, मतलब एकदम सॉलिड एक कैंडल स्टिक है आइडेंटिफाई के लिए। तो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। अब ये अभी जो मैंने आपको दिखाया ये उतना भी ज्यादा चेकलिस्ट में नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि बहुत बार आपको कैंडल तो दिख जाएगा, बट कैंडल कितना प्रॉपर है और कैसे प्रॉपर सिचुएशंस में बना है ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कैंडल देखते ही भागे मत, ऐसा नहीं। सिचुएशंस कंडीशंस अगर प्रॉपरली मेंटेन होता है तो ही आपको जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या था, सपोर्ट लेवल अराउंड। तो बेसिकली occurrence of bullish engulfing this suggests a long trade for reasons discovered previously, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सपोर्ट लेवल अराउंड द लो ऑफ बुलिश इंगल्फिंग, सपोर्ट इंडिकेट्स डिमांड, सपोर्ट में अगर लेते हो तो डिमांड होगा मार्केट में, बिकॉज वो अपने डाउन लेवल में आ गया है। Therefore, the occurrence of a bullish engulfing near the support area suggests there is indeed a strong demand for the stock, and hence the trader can look at the buying the stock. बहुत लोग बहुत कुछ करता है सर, आप वही करो जो स्मार्ट है। With recognizable candlesticks pattern and support near stop loss, the trader gets double confirmations to go long. मतलब आपको यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मिलता है, एक तो आपको इंगल्फिंग मिला, दूसरा आपको सपोर्ट लेवल में मिल जाता है। And now with support near the low, imagine high volume on second day of the bullish engulfing. अगर साथ में वॉल्यूम भी आपको सेकेंड डे में सजेस्ट करता है इंगल्फिंग में, और क्या बात, हाँ समझ रहे सर बात को। मतलब सपोर्ट के साथ साथ मानो कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जस्ट समझो सर, कैंडल में क्या आपको इतना मतलब कौन सा चीज आपको इतना ज्यादा मतलब प्रोवोक करता है कि भाई करो अभी, अब तो ट्रेड लो, अब तो ट्रेड लो, कहाँ चला गया एक सेकंड। ये वाला, जैसे मानो कि ये जिस तरह से डीएलएफ का शेयर नीचे गिरा था, और अगर ये एक सपोर्ट लेवल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज द सपोर्ट लेवल, और वहां पर आपको सेकेंड डे मतलब पैटर्न 2 का जो कैंडल है उस दिन अगर वॉल्यूम भी मिल जाता है आपको, सर वॉल्यूम तो एक रीजन है जिसके कारण ब्लू फॉर्म हुआ है, तो वॉल्यूम भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आज तो मार्केट बुल होगा। तो ये अगर आपको सजेस्ट कर रहा है ना, साथ में कैंडल भी आपको मौका दिया है और साथ में सपोर्ट लेवल भी आपको मौका दिया है, तो 3 मौका लेके आपका चेकलिस्ट में, तीनों चेकलिस्ट में राइट करेक्ट मतलब राइट डायरेक्शन आया है, तीनों चेकलिस्ट में आप सही हो। अगर ऐसा है तो ट्रेड लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सर 3 चेकलिस्ट देखे, अभी भी 3 चेकलिस्ट देखना बाकी है, ठीक है। तो अपकमिंग क्लासेस में मैं आपको मूविंग एवरेज बताऊंगा, मूविंग एवरेज ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा, और साथ में चेकलिस्ट पॉइंट में थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे मूविंग एवरेज काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, और उसके बेसिस में ट्रेड सेटअप क्या करना है। सर पैटर्न करा दीजिए सर। हाँ सर बोलो। चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न वो हो गया क्या सर पहले क्लासेस में? तो सो मैंने लाइक WM देखते हैं ना उसमें, नहीं वो सब नहीं, पैटर्न तो अभी दिखाएंगे।
पैटर्न इंडिकेटेड ये सब अभी दिखाएंगे, जैसे काप पैटर्न ये सब ना, ये सब अभी भी नहीं बोल, वो मैं लास्ट में बोलूँ, वो पैटर्न वो लास्ट में बोलूँगा। मैंने अभी तक कैंडल पढ़ाया, ठीक है, कैंडल आपके में मैं रिवाइज करने के लिए दिया सबको घर पे, जिनका हुआ है जिनका नहीं हुआ है। और अभी कैंडल के बाद मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बोला, आज मैंने वॉल्यूम बोला, अब धीरे धीरे मैं मूविंग एवरेज, फिर चार्ट पैटर्न, बहुत सारा चीज बताना है, ठीक है। ओके, आज इतना ही है सर, ठीक है, टाटा फिर सबको, ओके सर।